त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या मितव्ययिता के विरोधाभास को रोका जा सकता है, क्या इसको टाला जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास किसे कहते हैं। गत वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मितव्ययिता का विरोधाभास किसे कहते हैं, लेकिन इसी को पुनः दोहरा लेते हैं कि जिससे कि हमारी समझ में यह आ जाए कि मितव्ययिता का विरोधाभास रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। लेकिन उससे पहले जानना क्या है कि मितव्ययिता का विरोधाभास किसे कहते हैं। यदि आप मितव्ययिता के विरोधाभास को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। तो बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले कि मितव्ययिता का विरोधाभास। तो मितव्ययिता का जो विरोधाभास है उसका जो कॉन्सेप्ट, जिसका कि विधिवत रूप से व्याख्या की या जिसको किस रूप में लागू होगा इसको बताने का जो काम किया वो काम किया प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। तो कीन्स क्या कहता है कि एक व्यक्ति बचत कर ले अपनी आय में से, यदि एक व्यक्ति बचत कर ले तो वह उसका एक व्यक्तिगत गुण है और वह अच्छा माना जाता है। ओके, लेकिन उसने आगे क्या कहा कि यदि संपूर्ण समाज यानी कि देश के सारे लोग क्या करें कि आय के एक निश्चित स्तर पर अधिक बचत कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बचत करने के स्थान पर बचत ज्यादा नहीं होगी बल्कि बचत का स्तर ही घट जाएगा, और साथ में जो आय का पहला स्तर था, आय का दूसरा जो स्तर तय होगा वह कम या निचले बिंदु पर तय होगा। तो इस प्रकार से अधिक बचत करने के प्रयास में क्या होता है, समाज विफल हो जाता है। परिणाम क्या आता है, उत्पादन गिर जाता है, आय कम हो जाती है, जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, वह कम हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से मितव्ययिता का विरोधाभास क्या कहता है कि यदि संपूर्ण समाज यह समझ ले या सोच ले कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बचत करनी है और यदि वो ऐसा करता है तो वह बचत नहीं कर पाएगा, बल्कि जितनी बचत करना वो चाहता है उससे भी कम उसकी बचत होगी और साथ में उसकी आय भी घट जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास। अर्थात व्यक्ति कम खर्च करना चाहता है और अधिक बचाना चाहता है। यानी कि जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं संपूर्ण समाज की बात कर रहा हूं। यदि एक व्यक्ति बचत ना करे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक व्यक्ति सारी की सारी बचत कर ले, ओके, कुछ भी खर्च ना करे तो अर्थव्यवस्था पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देश के सारे लोग ये सोच लें कि हमें क्या करना है, पहले 25% क्या कर रहे थे, सेव कर रहे थे और 75% खर्च कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब क्या करेंगे कि 75% क्या करेंगे, बचत करेंगे और केवल 25% खर्च करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 75% जो बचत करने की वो सोच रहे हैं, आगे चलकर वो बचत नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा बचत करने से क्या होगा, मार्केट में मनी कम आएगी और जो पैसा लोगों के पास कहाँ रहेगा, सेव रहेगा अपनी जेब में या घर में, वो इकोनॉमी से बाहर हो जाएगा। तो उत्पादन कितना होगा, जितना वो खर्च करेंगे 25%। ओके जी, और इससे क्या होगा, आय कम होगी, रोजगार चले जाएंगे, ठीक है, बेरोजगारी फैल जाएगी। और जहां संपूर्ण समाज ये सोच रहा था कि अधिक बचत करेंगे, अधिक लाभ कमाएंगे, ओके, बुरे दिन आएंगे भविष्य में उनको दूर करेंगे, पता चला कि भविष्य में तो बुरे दिन आए नहीं, लेकिन वर्तमान में ही बुरे दिन आ गए। तो इसलिए मितव्ययिता के विरोधाभास में क्या होता है कि समाज बचत करना चाहता है, लेकिन बचत करने के परिणाम स्वरूप उसकी बचत का स्तर गिर जाता है, ठीक है, बचत पहले से भी और कम हो जाती है और साथ में जो इनकम है वो भी और कम हो जाती है। ओके, तो ये होता है मितव्ययिता का विरोधाभास। ओके, तो अब चलते हैं कहाँ कि मितव्ययिता के विरोधाभास को क्या हम रोक सकते हैं। ठीक है, कि जो बचत संपूर्ण समाज करना चाह रहा है, क्या उस बचत के कारण जो बचत कम हो रही है, यानी कि बचत ज्यादा करना चाह रहा है लेकिन बचत क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या उसको रोक सकते हैं। तो इसके संबंध में विचार जो हैं वो अर्थशास्त्रियों के अलग अलग है।
तो मितव्ययता का जो विरोधाभास है वह कब उत्पन्न होता है? मितव्ययता का जो विरोधाभास है वह उत्पन्न होता है आर्थिक मंदी के समय, कि जब क्या होता है, जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसी समय जो समाज है यदि बचत को बढ़ा देता है तो बचत नहीं कर पाता है, बचत करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उस समय ही क्या होता है, मितव्ययता के विरोधाभास की समस्या पैदा होती है। तो अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जब आर्थिक मंदी चलती है तो उस समय जो निजी निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, यदि पैसा लगाना चाहें किसमें, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए तो उनको रिटर्न में बहुत कम मिलेगा, उनकी लागत ज्यादा आएगी और लाभ जो होगा वह कुछ भी नहीं होगा, कुल मिलाकर उनको घाटा उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे। निजी जो आदमी होता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है, वो लाभ के लिए ही काम करता है। यदि उसको लगता है कि घाटा हो रहा है तो फिर वो काम काहे को करेगा, वो काम नहीं करेगा। ओके, चाहे ब्याज की दर कितनी ही कम क्यों ना हो जाए, कि जो इन्वेस्टर होता है, जो निवेश करने वाले लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो पैसा कहां से लेते हैं, उधार बैंक से लेते हैं। अब यदि बैंक ने ब्याज की दर को कितना ही कम कर दिया, ठीक है, लेकिन जो निवेशक है उसको लग रहा कि ब्याज की दर पर यदि कम होने पर भी मैं यदि उधार लूंगा और उस पैसे को लगाऊंगा किसी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी प्लांट में लगाऊंगा तो सामान तो बिकेगा ही नहीं, तो काहे को मुझे उधार लेना है बैंक से। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब आर्थिक मंदी चलती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो रथ का पहिया होता है जाम हो जाता है, रोजगार घट जाता है, उत्पादन घट जाता है, लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था में जो होती है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो मांग कहां से पूरी करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि जॉब चले जाते हैं, व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब एग्रीगेट डिमांड या सामूहिक मांग होगी ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो निवेशक है वह अपना पैसा नहीं लगाएगा। ओके, कब नहीं लगाएगा, कि जबकि आर्थिक मंदी चल रही है, और आर्थिक मंदी के समय ही मितव्ययता का विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, यहां पे तो ये बात हो गई। दूसरा देखते हैं, क्लासिकल जो अर्थशास्त्री है, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए हैं, जैसे हमने कहा एडम स्मिथ है, जेविस है, तो इनका क्या मानना था कि बचत और निवेश में जो समानता लाने का काम करता है वो करता है ब्याज की दर। ठीक है, तो निवेश और बचत में जो होता है ब्याज की दर उल्टा काम करती है। अब कैसे करती है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बढ़ती है, वैसे वैसे समाज भी पैसा लगाता है, बचत बढ़ाता है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट मिल रहा माना 4% तो कम लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे। यदि ब्याज की दर बढ़ाकर 8% हो गई तो ज्यादा लोग बचत करेंगे। इसी प्रकार से 16 कर दी तो लोग ज्यादा बचत करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की बचत भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनको ब्याज से ज्यादा पैसा मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से ब्याज की दर और बचत का सीधा संबंध होता है, अर्थात धनात्मक संबंध होता है। और इसका ठीक उल्टा जो होता है वह निवेश के साथ होता है, कि यदि जैसे जैसे ब्याज की दर घटती है, ठीक है, वैसे वैसे पैसों की मांग बढ़ती है निवेश करने के लिए। अगर ब्याज की दर घटेगी, जैसे माना कि 10% है, तो लोन लेने वाले लोग हुए 100, ठीक है, जो पैसा लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहते हैं या सेवाओं का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो 10% पे कम लोग लेंगे, माना 100 लोग लेंगे। यदि 10% की जगह 2% कर दिया तो हो सकता है कि अब ज्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, क्योंकि लोन लेना सस्ता हो गया है। तो जैसे जैसे ब्याज की दर कम होती है तो लोन लेना या ऋण लेना सस्ता होता है और निवेशक कम दर पर अधिक पैसा क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो इस प्रकार से ब्याज की दर और निवेश के बीच जो संबंध होता है वह विपरीत संबंध होता है, निगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, कि जैसे जैसे ब्याज की दर घटी वैसे वैसे निवेश बढ़ा, और जैसे जैसे ब्याज की दर
बढ़ी, वैसे वैसे निवेश घटा। और बचत के साथ हम पहले बता चुके हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बचत भी बढ़ती चली जाएगी, और उल्टा यदि नीचे गिरती है ब्याज की दर तो लोग बचत को भी कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई घर में ही पैसा रख लेते हैं, बैंक में रख के क्या फायदा है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका क्या कहना था कि बचतों में वृद्धि होने से निवेश मांग बढ़ती है, अर्थात जो बचत समाज करता है उससे क्या होता है, निवेश के लिए उनकी मांग बढ़ती है, जिससे बचत और निवेश बराबर हो जाते हैं, अर्थात सेविंग इज इक्वल टू आई हो जाता है, एस इज इक्वल टू आई हो जाता है। ठीक है, तो मितव्ययता का विरोधाभास खत्म हो जाता है। तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि बचत और निवेश में समानता लाने का जो काम करता है वह करता है ब्याज की दर। ओके, तो ब्याज की दर क्या करती है कि बचत और निवेश में समानता लाती है। यदि बचत ज्यादा हो गई, ठीक है, तो ब्याज की दर गिरेगी। ओके, और वो कम होते होते निवेश के बराबर हो जाएगी। और यदि निवेश में क्या होता है, ब्याज की दर बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो बहुत सारों को लाभ मिलेगा निवेश करने से, तो लोग अपना पैसा उठा के कहां लगाएंगे, निवेश में लगाएंगे, बचत के लिए कम पैसा बचेगा। तो उसके बाद इधर से भी क्या होगा, संतुलन का बिंदु दूसरी जगह जाएगा कि जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि मितव्ययता के विरोधाभास को खत्म किया जा सकता है कि जब क्या हो कि बचत बराबर निवेश हो जाता है। यदि बचत ज्यादा भी हो जाती है तो वह अपने आप खुली अर्थव्यवस्था में एडजस्टमेंट ले लेती है ब्याज की दर के द्वारा, और उसकी मांग हो जाती है और उसका उपयोग उत्पादन कार्य में हो जाता है। ओके, तो इसलिए लिखा हमने बचत और निवेश में समानता लाता है ब्याज की दर। तो इस प्रकार से इधर तो ये हो गया कि आर्थिक मंदी के समय क्या होता है कि पैसा लगाना जोखिम भरा होता है, कोई भी उद्योगपति पैसा नहीं लगाना चाहेगा निजी क्षेत्र का, ठीक है, उसको लाभ नहीं होगा, ठीक है, तो चाहे ब्याज की दर कितनी ही क्यों ना हो, इसलिए मितव्ययता के विरोधाभास को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना था कि मितव्ययता के विरोधाभास को या किफायत के विरोधाभास को या बचत के विरोधाभास को रोका जा सकता है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये बात तो यहाँ पे एक ये और एक क्लियर हो गई। अब लेते हैं कि मितव्ययता के विरोधाभास को जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने किस प्रकार से इसको डिफाइन किया, ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने इसको समझाया कि हम बचत और निवेश में समानता ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे डायग्राम पे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहां से लेकर और हमारा ये वाला एक एक्स और एक वाई दो अक्ष तैयार हो जाएंगे। यहाँ ओ से लेकर नीचे की तरफ लाइन खींचनी है, ठीक है, इससे ऊपर का भाग जो होगा वो प्लस में होगा, इससे नीचे का होगा माइनस में। ठीक है, वाई अक्ष का टाइटल होगा बचत और निवेश, ठीक है, और ये पड़ी रेखा है इसका टाइटल होगा राष्ट्रीय आय या एनआई, नेशनल इनकम। इतना काम सबसे पहले करना है। ओके, अब यहाँ पर बचत और निवेश में समानता के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार से मितव्ययता के विरोधाभास को रोका जा सकता है और कहां पर संतुलन का बिंदु होगा। तो संतुलन का बिंदु वहां पर होगा कि जहां पर S इज इक्वल टू आई होगा, ठीक है, जहां पर बचत बराबर निवेश होगा वहां पर राष्ट्रीय आय के संतुलन का बिंदु होगा। माना कि सेविंग है 50, ठीक है, बराबर, और इन्वेस्टमेंट भी है 50, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये जो रेखा होगी इस पे लिखेंगे S और S, अर्थात ये बचत का कर्व है। किसका कर्व है, बचत का कर्व है, या इसलिए इसको S लिखा जा रहा है, सेविंग कर्व हो गया। ओके जी, इस प्रकार से करना है आपने, ठीक है, यहां तक चला जाएगा। उसके बाद यहां से ठीक थोड़ा सा ऊपर लेते हुए यहां से इधर को एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है, और इस पे लिख दिया यहाँ आई और यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है, आई फॉर हो गया इन्वेस्टमेंट या निवेश। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये सेविंग कर्व यहाँ से चला गया और इधर से ये आई कर्व हो इधर आ गया। तो ये दो क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। तो जहां पर
ये दो वक्र एक दूसरे को काटने का काम करते हैं। इसका मीनिंग हो गया कि यहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पर क्या होगा, अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में होगी। और ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय का स्तर तय होगा वो होगा यहां से लेकर ओ से लेकर OY1 तक। ओके, इतना काम आपने करना है सबसे पहले। अब क्या होता है कि समाज सोचता है कि ज्यादा बचत करें, क्योंकि आने वाला समय क्या हो सकता है, कष्टदायी हो सकता है। क्योंकि आर्थिक मंदी के समय व्यक्ति को वर्तमान में तो रोजगार मिलता नहीं है, सारा का सारा जो पैसा होता है वह अपनी पुरानी बचतों से उसको खर्च करना पड़ता है। ठीक है, और यदि इनकम वर्तमान में कमा भी रहा है लेकिन उसके पास जॉब जाने का संकट हर समय बना रहता है कि जॉब हमारा क्या है, वो किसी भी समय जा सकता है। ओके जी, अब ऐसे में समाज क्या करता है कि वह बचत बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो बचत बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जैसे ये कर्व हमारा यहां से लेकर ऊपर की तरफ खींच रखा है, तो जब वो बचत बढ़ाएगा तो हमारा जो कर्व होगा इधर से इधर की तरफ नया कर्व विवर्तन होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ, अर्थात ये वाला कर्व हमारे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। आपने क्या करना है, यहां से लेकर एक कर्व और एक ड्रॉ करना है। ओके, और इस पे लिख देना है एस डैश एस डैश, क्योंकि ये पहला कर्व हो गया तो दूसरे को दिखाने के लिए ये एस डैश कर्व हो गया, जो क्या बतला रहा है कि समाज अधिक बचत करना चाहता है, ये करने की सोचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका जो दूसरा कर्व होगा एस डैश, ये बाईं तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। किस तरफ शिफ्ट होगा, बाईं तरफ। ओके, अब यहां पर देखिए इधर शिफ्ट हो गया है। अब इतनी बचत को जो इधर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि बचत और निवेश में क्या होता है, समानता आ जाती है ब्याज दर के द्वारा। ओके जी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब ये कर्व हमारे इधर को चला गया, ओके जी, अब क्या करना है कि यदि ये वाला निवेश, ठीक है, आई अर्थात इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, इस बचत को, अर्थात ये बचत का जो कर्व है या जो पैसा है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको निवेश में बदल दिया जाए। अर्थात ये पैसा जो बचत हुई उसको निवेश कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, यहां से इधर की तरफ यहां से एक लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस प्रकार से, और ये आपकी आती चली जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से आगे आप इसको इधर थोड़ा सीधा खींच लेंगे। ठीक है, पटरी की सहायता से। ओके जी, और इस पे लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया I2, ठीक है, और ये हो गया I2, या इसको I डैश भी कर सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या हुआ कि ये I2 ने क्या किया, एस डैश कर्व को यहां पर क्या किया, काटा, तो यहां पर अर्थव्यवस्था क्या होगी, संतुलन की अवस्था में हो गई। लेकिन यहां पर देखिए ये ठीक जो बराबर हो रहा है इसके ऊपर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर ये बराबर हो रहा है और हमने इसको नाम दे दिया ए। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जितनी बचत बढ़ी थी उस बचत को क्या कर दिया गया है कि निवेश में लगा दिया है, उसको निवेश कर दिया गया है। कहां, इकोनॉमी में निवेश कर दिया गया है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, यहां पे देखेंगे कि बचत बढ़ने से उस बचत को निवेश में लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ई से लेकर ए के बीच जो ये निवेश बचत का हुआ, अब देखिए यहां पर राष्ट्रीय आय का स्तर पहले वाला ही है। ठीक है, अगला बिंदु यहां पीछे तय नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ तय, क्योंकि ये जो कर्व है आई वाला ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, अर्थात निवेश में वृद्धि हो चुकी है। तो इस प्रकार से यहां से लेकर और यहां तक जो बचत थी वो निवेश में बदल गई, उसको निवेश में लगा दिया गया। तो इस प्रकार से जो बचत का या मितव्ययता का जो विरोधाभास यहां पर उत्पन्न होना था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया, अर्थात उतना पैसा जो अर्थव्यवस्था क्या कर रही थी या संपूर्ण समाज जो बचत कर रहा था उसका निवेश कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आय का स्तर वही रहेगा। ओके, आय का स्तर गिरेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा चित्र बनेगा
ठीक है, इतने ऊपर का ये बतलाएगा कि बचत का विरोधाभास समाप्त हो चुका है, अर्थात व्यक्ति ने जो बचत की, ठीक है, उससे नुकसान नहीं होने वाला, उसकी बचत गिरने वाली नहीं है, बल्कि उसकी बचत का सदुपयोग कर दिया गया है। ओके, इतनी बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से आप रेखा चित्र बना लेंगे। एक अपना समझा लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, दो अक्ष तो आपने लेने ही लेने हैं। यहां से हमने देखा नीचे की तरफ, इधर मेरा इस प्रकार से लगा रखा है, ठीक है, एक जाल सा बना रखा है, और यहां से हमने ले लिया ऊपर की तरफ। इससे नीचे का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे माना जीरो है, तो इससे नीचे की तरफ व्यक्ति के पास इनकम नहीं है, अर्थात अभी आय जनरेट नहीं हो रही है। आय तो जनरेट यहाँ से ऊपर की तरफ होगी, शून्य से थोड़ी होगी, शून्य से नीचे, अर्थात व्यक्ति यहाँ पर उपभोग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उपभोग करना जरूरी है। वो उपभोग कहाँ से कर रहा है, समाज कहाँ से उपभोग कर रहा है, पिछली बचतों से कर रहा है, ठीक है। कि उपभोग को, जैसे कि सभी जानते हैं कि बिना खाने के इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। ओके, तो इसको खाना तो खाना है ही, इसलिए पुरानी बचत होगा, ठीक है। अब इससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे उसको आय प्राप्त होगी तभी तो बचत करेगा। लेकिन यहाँ जब उसके पास आई नहीं, तो बचत पहले कहां से आई, बचत पहले वहां से आई जहां व्यक्ति आय कमा रहा था, उसी में उसने बचा रखा पहले से। ओके जी, इस प्रकार से कर्व जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ से इधर का एक कर्व ले लेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे। ओके, जहाँ पे संतुलन की अवस्था में ऐसे रेखा नीचे खींचेंगे, लिख देंगे y1, अर्थात यहाँ पे राष्ट्रीय आय का स्तर हो गया तय। इतनी इनकम क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था में जनरेट हो रही है। अब अर्थव्यवस्था या संपूर्ण समाज सोचता है कि हमें बचत को बढ़ाना है, तो बचत बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इसी के पैरेलल यहाँ नीचे से नहीं लेना। अब यहाँ ऊपर से हम एक वक्र बाईं तरफ क्या कर लेंगे, शिफ्ट करके बना लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसको यहां से और यहां तक एक दूसरा यही वाला कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये एक दूसरे को यहां पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। तो जहां पर एस और जो है आई एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, वहां पर क्या होता है, राष्ट्रीय आय तय होती है, या राष्ट्रीय उत्पादन का स्तर तय होता है, या रोजगार का स्तर तय होता है। ओके, तो इसके बीच आप देखिए, जो ये बचत बढ़ी थी, इसको इस निवेश में लगा दिया गया है, तो इस प्रकार से ये बीच वाला गैप खत्म हो गया। ओके जी, तो इस प्रकार से मितव्ययता का विरोधाभास यहां से इसके बीच जो उत्पन्न हो रहा था, ठीक है, डेल्टा एस, तो वो क्या हो गया, खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से मितव्ययता के विरोधाभास को खत्म कर सकते हैं। ये विचार किसका है, ये है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रेखा चित्र आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक दो बार आप क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसको हम डायग्राम पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि J.M. कीन्स की, जॉन मेनार्ड कीन्स की, क्योंकि मितव्ययता का विरोधाभास को स्पष्ट रूप से बतलाने का काम, समझाने का जो काम किया, वह जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा किया गया। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि मितव्ययता के विरोधाभास को आर्थिक मंदी के समय बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। ओके, ये बात क्लियर रखनी है कि मंदी के समय नहीं रोका जा सकता है। क्यों नहीं रोका जा सकता है, कि जब मंदी चल रही है, लाभ नहीं है, घाटा हो रहा पैसा लगाने से, तो कोई भी निजी निवेशक होगा, कोई निजी उद्योगपति होगा, यदि हम ही हमारे पास पैसा है और हमें पता है कि मार्केट में वस्तुओं की डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, तो मैं उत्पादन काहे को करूंगा, पैसा काहे को लगाऊंगा। घाटा उठाना है तो घाटा तो प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं उठा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से कीन्स ने क्या कहा कि आर्थिक मंदी के समय, क्योंकि निवेश करने से लाभ नहीं होता है, तो इसलिए यदि समाज अधिक बचत करने की सोचता है, तो बचत क्या होगी, बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी, जिसे कहते हैं मितव्ययता का विरोधाभास। ओके, फिर आगे क्या बोला, क्योंकि हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें, चाहे वो केन्ज इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इनका जो विचार है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में है, जो कि क्या होती है, ओपन इकोनॉमी होती है, फ्री ओपन इकोनॉमी होती है, जिस पर कि सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, ये अपने आप चलती है। अर्थात
मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अपने आप में यह अर्थव्यवस्था संचालित होती है। कीमत वहां पर निर्धारित होती है कि जहां पर क्या होता है कि मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हो जाती है। तो इस प्रकार से सरकार को यहाँ पे हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से कीन्स का क्या मानना है कि मितव्ययता के विरोधाभास को नहीं रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से मंदी जब चल रही है तो रोकना तो बहुत जरूरी भाई। ठीक है, लोगों की जो बचत है और लोग बचाते जा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, तो वस्तुओं की सामूहिक मांग क्या हो रही है, घट रही है। तो मांग को बढ़ाना है, तो इसके लिए सुझाव दिया गया है। कीन्स ने क्या कहा कि यदि निवेश को बढ़ाना है, प्रेरित निवेश नहीं, स्वायत्त निवेश, स्वतंत्र निवेश, नियोजित निवेश को बढ़ाना है, तो इस निवेश को कौन बढ़ा सकता है? इस निवेश को सरकार ही बढ़ा सकती है, क्योंकि सरकार को किसने चुना है? जनता ने चुना है। और जब देश की जनता क्या होती है, संकट को झेल रही है, ठीक है, रोजगार चला गया है, भुखमरी के कगार पर देश पहुंच गया है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सुधार करने का काम जो करती है वो देश की सरकार करती है। कौन करती है? देश की सरकार करती है। नहीं करेगी तो फिर चुनाव हो गए तो क्या हो जाएगी? हार जाएगी। तो कीन्स ने क्या कहा कि यदि विरोधाभास को दूर करना है तो सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा ही इसको दूर किया जा सकता है, जिससे सामूहिक मांग को बढ़ाया जाएगा। अब सामूहिक मांग कैसे बढ़ाएंगे अभी बताएंगे। तो जो खुली अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। वो कहती है कि सरकार इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन जब मंदी आ गई, ठीक है, और जिसको मान कर चल रहे थे कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अपने आप क्या होती है, समायोजित होती है, अपना काम करती है, मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा चलती है, और जब ये सारा सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इसको रोक लग जाता है, तो तब क्या करेगी? सरकार आगे आएगी। ठीक है, कोई प्राइवेट क्षेत्र वाला तो पैसा लगाया नहीं, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? खुद निवेश करेगी, जिसे कहते हैं स्वायत्त निवेश। और सरकार का जो निवेश होता है, पैसा जब सरकार लगाती है तो वह लाभ की भावना से नहीं लगाती है। उसको ये नहीं है कि लाभ नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर तो सरकार किस काम की? तो फिर सरकार क्या करेगी? पैसा लगाएगी। कैसे लगाएगी? जैसे सड़कों के निर्माण में पैसा लगाएगी, ओके, हॉस्पिटल के निर्माण में पैसा लगाएगी, कॉलेज स्कूल के निर्माण में पैसा लगाएगी, ओके, रेलवे के निर्माण में पैसा लगाएगी, बंदरगाह के निर्माण में पैसा लगाएगी, ओके, व्यापार के क्षेत्र में पैसा लगाएगी। तो जब सरकार पैसा वहां लगाएगी तो उसे क्या होगा? ये बड़ी बड़ी परियोजना सरकार क्या करेगी? डैम बनाती है, ठीक है, या कोयले का प्लांट लगाती है, या परमाणु ऊर्जा का प्लांट लगाती है, कोई प्लांट लगाती है, तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा मार्केट में, ठीक है, और वहां मिलेगा लोगों को रोजगार। क्या मिलेगा? रोजगार। तो जो पैसा लोग बचा रहे हैं, कीन्स ने क्या कहा? यह जो आधुनिक समय में हो रहा है, अमेरिका, चाहे वह ब्रिटेन वाली स्थिति है, चाहे इटली के अंदर देखा गया है कि लोगों की बचतों जो बचाना चाह रहे हैं, यदि सरकार उसको अपने पास ले ले तो लोग अपना पैसा क्या करेंगे? सरकार को फ्री में दे देंगे। यदि सरकार क्या करती है? बॉन्ड लेकर आती है और लोगों को प्रलोभन देती है कि हम आपको हाई इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है, मार्केट से ऊपर देंगे, तो लोग क्या करेंगे? अपना पैसा सरकार के पास जमा कर देंगे, ठीक है, और उतना पैसा जो बचत लोग कर रहे थे वो पैसा सरकार के पास जाएगा, और उस पैसे को सरकार क्या करेगी? विभिन्न परियोजनाओं में लगाएगी, जैसे मैंने पहले बताया कुछ उदाहरण के द्वारा, और उससे क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का निर्माण होगा। और तब ऐसी स्थिति में आर्थिक मंदी के समय क्या होगा? जो मितव्ययता का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था या है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कीन्स का क्या मानना है कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के मितव्ययता के विरोधाभास को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और क्यों नहीं किया जा सकता है? इसके सारे कारण मैंने आपको बताया। ओके, तो आज के टॉपिक में हमने आपको क्या बताया? आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि क्या मितव्ययता के विरोधाभास को रोक सकते हैं, ठीक है, और इससे पहले बताया कि मितव्ययता का विरोधाभास किसे कहते हैं। ओके, उसके बाद इस पर हमने चर्चा की कि आर्थिक मंदी के समय कोई भी जो उद्योगपति, निजी निवेशक, हम तुम जैसे लोग जिनके पास पैसा है, पैसा लगाना चाहें तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि घाटा हो रहा है। ओके, क्योंकि हम पैसा कब लगाएंगे? दुकान कब खोलेंगे, ठीक है, कोई मशीनरी कब खरीदेंगे? जब हमें लाभ हो रहा होगा। हम चक्की कब लगाएंगे? जब लोग गेहूं लेकर वहां पिसाने आएंगे, ठीक है, या फिर
सरसों लेके वहां पे तेल निकालने के लिए आएंगे, ओके, तब हम उस काम को करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा होना नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो और बड़े पैसे वाले हैं वो भी ऐसा ही सोचेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, ये स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का समर्थन करते थे। इनका मानना था सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और ब्याज की दर क्या करती है, बचत और निवेश में समानता ला जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो मितव्ययता का विरोधाभास है वो खत्म हो जाता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको कीन्स का कॉन्सेप्ट बताया। कीन्स ने कहा भाई खुली जो इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, वो तो सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है, तो फिर तो मितव्ययता के विरोधाभास को नहीं रोका जा सकता है। लोग यदि बचत करने की सोचेंगे तो पता चला कि बचत और भी कम हो जाएगी, ठीक है। और राष्ट्रीय का स्तर माना 1000 था, वो गिर के क्या हो गया 500 हो गया। अब करो बचत, ठीक है। तो उसने सुझाव दिया यदि सरकार इसमें क्या करें, हस्तक्षेप करें, जैसे कि तीसा की मंदी के समय तो सरकार ने हस्तक्षेप किया, तब जाके रोजगार क्या हुए, जनरेट हुए। तो इस प्रकार से ये हुआ कि मितव्ययता के विरोधाभास को रोकने के संबंधी बातें, ठीक है। तो किसके अनुसार क्या बोला कि सरकारी हस्तक्षेप के बिना मितव्ययता के विरोधाभास को नहीं रोका जा सकता है। तो सरकार ऐसा थोड़ी है कि मंदी के समय बैठी रहेगी, हाँ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, गिनने दीजिए, शेयर मार्केट जा रहा है, ठीक है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सरकार ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। सरकार ऐसी स्थिति में आर्थिक पैकेज भी लेकर आती है, ठीक है। बेलगाम होती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था को दूर करने के लिए आर्थिक पैकेज लेके आती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को उठाना है, देश को गिराना थोड़ी है भाई, देश को गिराना थोड़ी, देश को गिराने का मतलब लोगों को गिराना, उनका जीवन स्तर थोड़ी गिराना है, ओके। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा कि क्या मितव्ययता के विरोधाभास को टाला जा सकता है। तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं।